हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजन। तो आज न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ एन अनाउंसमेंट कि नेक्स्ट वीक हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे ड्यू टू एन इमरजेंसी। मुझे बाहर जाना पड़ेगा आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक दैट इज़ 28, कल तो संडे हो गया, संडे वैसे भी न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आता है, ठीक है। तो 28 टू 1 अगस्त देयर विल बी नो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो। 4 अगस्त से रिज्यूम हम कर लेंगे, वो तो श्योर है। लेकिन आप बोलोगे मैम तो ये एक हफ्ते का न्यूज़ का क्या होगा? तो आई विल ट्राई कि मैं आपको 2 अगस्त या 3 अगस्त ये 2 दिन, ये 6 दिन का कवर करा दूं। यहाँ पे 3 दिन का, यहाँ पे 3 दिन का। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर किसी रीजन से ये नहीं होता है, तब तक अगर मैं वापस नहीं आती हूँ नेक्स्ट वीक, तो मैं आ ही जाऊंगी बाय 4 अगस्त। आई विल बी बैक। तो 4 अगस्त से जो हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे वो थोड़ा सा लंबा ड्यूरेशन का होगा, क्योंकि हम उसी वीक में फोर्थ को हम 28 जुलाई का भी कवर कर लेंगे, 5 अगस्त को, 5 अगस्त के साथ साथ 29 जुलाई का भी कवर कर लेंगे, 6 अगस्त को हम 29 के साथ 30 जुलाई का कवर कर लेंगे, 7th को हम 31st का कवर कर लेंगे, एंड 8 अगस्त को हम 1 अगस्त का भी कवर कर लेंगे। तो इसी तरीके से 7 दिन जो भी मिस आउट होगा वो मैं कवर कर लूंगी। और अगर ये प्लान नहीं रहता है तो ये भी मैं कर सकती हूँ। तो वो आने वाले दिनों में मैं आपको अपडेट तो आ ही जाएगा, नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, ठीक है। तो इधर दिस या दिस, लेकिन कांस्टेंट इज जो भी एक वीक हमारा लॉस होगा, ये एक वीक का मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा इस बार लेट लाऊंगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। नहीं लाऊंगी ये नहीं, इधर आई विल मेक श्योर कि मैं 2 दिन में कवर कराऊँ नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे को वापस आकर, ठीक है। और ये अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट वीकेंड में हमारा डेली जो होगा उसके साथ साथ हम बैकलॉग्स भी कवर करते रहेंगे। बट डोंट वरी, मैं आपका न्यूज़पेपर कुछ भी टॉपिक छूटने नहीं दूंगी, ठीक है। तो आई होप आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, दैट इज 26 जुलाई 2025। हम ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कवर करेंगे टॉपिक्स। एंड आज सैटरडे है तो हम इंपॉर्टेंट मैपिंग न्यूज़ भी देखेंगे, जो भी इस वीक में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से जो भी मैप हमारे काम का है वो हम देखेंगे। अब आप कहोगे मैम मैप का क्वेश्चन तो मेंस में नहीं आता, बट हाँ, मेंस में आप मैप बना सकते हो ना, कोई भी लोकेशन का आता है। वॉल्केनिक वॉल्केनिक जो इरप्शन हुआ था रशिया में, क्या नाम था, वही पेनिनसुला के ऊपर क्वेश्चन हम देखेंगे, इसलिए मैं आप याद करो दिमाग में। बोल तो सकती हूँ मैं, लेकिन ठीक है, एंड में देख लेना। वही पेनिनसुला का कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा लोकेशन बना देते हो तो एग्जामिनर इम्प्रेस होता है, ठीक है। हाफ मार्क्स 1 मार्क्स बढ़ाना है आपको सामने वाले से, वही तो चाहिए, है ना। तो चलिए आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सो आज का हमारा पहला न्यूज़ है, इंडिया एक्सटेंड ₹485,850 लाइन ऑफ क्रेडिट टू मालदीव्स। यहाँ एलओसी का मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया मालदीव्स ने ये सारे एलओसी चालू किए। तो एलओसी होता क्या है? इट्स अ क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंडेड बाय वन कंट्री। तो इंडिया ने दिया किसको? मालदीव्स को, ऑफन थ्रू एक्सिम बैंक फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, ये सब के चलते जो इंडिया अभी मालदीव्स को जो पैसे क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करेगा उसे ही हम एलओसी कहते हैं। सॉफ्ट लोन कंसेशनल एलओसी वो क्या होता है कि हम जो लोन देते हैं लो इंटरेस्ट में देते हैं एंड लॉन्गर रिपेमेंट टेन्योर होता है। कि हाँ, कुछ लोन्स होते हैं हम कहते हैं कि 3 साल में वापस करो, वहां हम ऐसे बोलेंगे ठीक है आप 10 साल में भी वापस करो तो चलेगा। टेन्योर हम लॉन्ग देते हैं कि रिपेमेंट करो, थोड़ा हम ज्यादा टाइम आपको देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सॉफ्ट लोन या कंसेशनल एलओसी। एग्जाम में ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि एलओसी तो आपको पता है, कंसेशनल आएगा मैम ये तो पता है नहीं, इसलिए मैंने ये भी दे दिया। तो ये डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहते हैं ना आईआर में। वो कैसे, वो हमेशा डिप्लोमेसी तो ऐसा होता नहीं, कुछ हम कल्चरल लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे हम जापान के साथ कर रहे हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। तो ये भी डिप्लोमेसी का ही पार्ट है कि हम उनको पैसे तो दे रहे हैं एंड थोड़ा सा छूट भी दे रहे हैं कि हाँ 3 साल के बगैर अब 10 साल के अंदर पेमेंट कर देना। ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो देखो, ये इंडिया मालदीव्स की जो रिलेशन है ये ऐसा नहीं है कि अभी अभी शुरू हुआ है, ठीक है। 60 ईयर्स की हमारी डिप्लोमेटिक टाइज है, और अभी 60th इंडिपेंडेंस डे मालदीव्स को में हमने ये कहा कि हम इस तरीके से भी अब रिलेशन आगे चलाएंगे। तो इंडिया तो वैसे भी फॉलो करता है कौन सी पॉलिसी? नाइबरहुड पॉलिसी एंड सागर। सागर दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन डॉक्ट्रिन्स।
तो सिक्योरिटी किस काम से, अभी इससे सिक्योरिटी क्या काम आएगा? देखो अभी डेप्थ डिप्लोमेसी कहते हैं ना कि हम क्रेडिट या लोन का इस्तेमाल करते हैं फॉरेन पॉलिसी आउटकम के लिए। यहाँ पे भी तो हम लोन ऐसे कह रहे हैं ना कि हम टेन्योर बढ़ा देंगे, अब लोन थोड़ा लेट से भी रिपेमेंट करोगे तो चलेगा। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। चाइना की जो डेप्थ ट्रैप पॉलिसी है, वो जो श्रीलंका को पाकिस्तान को पैसे देता है, फिर ज्यादा इतना ज्यादा पैसा दे देता है, फिर वो रिटर्न ही नहीं कर पाते, तो फिर वो चुका ही नहीं पाते, तो डेप्थ डिप्लोमेसी की वो फिर अपना यहाँ पे कंट्रोल चलाता है कि मान लो पाकिस्तान को वो पैसे दिया, पाकिस्तान वापस नहीं दे पाया, तो पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल चलाता है। तो चाइना की ऐसी डेप्थ ट्रैप जो डिप्लोमेसी है वो श्रीलंका तक भी पहुंची है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको भी काउंटर करने के लिए हम अपने जो नाइबरिंग जो कंट्रीज है उसके साथ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ वाला चीज अपनाते, पॉलिसी अपनाते हैं। तो इसीलिए हमने 8 बायोलेटरल एमओयू साइन किए, फिशरीज, मेट्रोलॉजी, फार्मा, यूपीआई, डिफेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एफटीए, टॉक्सी, ये सब वगैरह अभी मालदीव्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी कुछ कॉन्सेप्ट्स थी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और एक फैक्ट ये है कि इट इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे रुपी डिनोमिनेटेड एलओसी टू मालदीव्स की क्रेडिट फैसिलिटी हमने पहले भी किए थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पे हम रुपीस के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, रुपी डिनोमिनेटेड होगा ये क्रेडिट फैसिलिटी, एंड इट विल कम विद a 40% डेप्थ रिलीफ। तो इट्स अ ह्यूज थिंग विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, है ना? तो ये आईआर में भी आप एग्जाम्पल सॉफ्ट पावर के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, इंडिया कैसे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी प्रैक्टिस करता है, तो दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल। या फिर चाइना वाला, इंडिया चाइना वाला क्वेश्चन आता है कि चाइना को हम काउंटर देने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वैसे तो हम डेली देखते हैं, ये भी वन ऑफ द एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है, इनफर्टिलिटी ऑन द राइज इन असम। तो वर्ल्ड आईबीएफ डे, जिसे हम एम्ब्रायोलॉजिस्ट डे कहते हैं, कब मनाते हैं? 25 जुलाई। ठीक है, तो ओवरऑल इंडिया में नेशनल इनफर्टिलिटी रेट कितना है? 10 to 14% ऑफ इंडियन कपल्स एज पर ISAR। तो अब ये न्यूज में ये कहता है कि एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी अमोंग यंग विमेन बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग असम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्यों बढ़ रहा है। एक तो डायग्नोस्टिक केसेस ऑफ डिमिनिस्ड ओवेरियन रिजर्व अमंग वुमेन लेट 20s अर्ली 30s में ये बहुत देखा जा रहा है। अब ये होता क्या है डीओआर? ये होता है कि जो एग काउंट होता है या क्वालिटी होता है, ठीक है, वो वुमेन की बहुत लो होती है या फिर क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी होती है, इंडिकेटेड बाय एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल्स। ये हार्मोन लेवल के डिस्टरबेंस के चलते ये होता है कि हमारी एग काउंट या क्वालिटी ऑफ एग्स घट जाती है विमेन की। ठीक है, and also due to antral follicle count। तो अर्ली डिक्लाइन इज इंक्रीजिंगली सीन इन यंगर women। तो ये चीज बहुत देखा जाता है यंग वुमेन में। तो क्यों है वो, क्यों रीजन है? लाइफस्टाइल देखो आजकल बहुत गंदा हो चुका है। स्ट्रेस तो हम लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेस लेते हैं, लेना चाहिए हर चीज, नहीं तो आप अपना बेस्ट नहीं दोगे, बट एक्सेस ले लेते हैं, जितनी जरूरत होती नहीं है उतना ले लेते हो। सेडेंटरी रूटीन, कुछ भी खा लिया, पुअर डाइट, न्यूट्रिशन सही से नहीं है, सब्जी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब्जी खा भी रहे तो उसमें केमिकल वाले खा रहे हैं। इसलिए आजकल ना किचन गार्डन्स बहुत ट्रेंड में है। तो ट्रेंड वैसे ही अपनाओ जो हेल्थ में काम आए, है कि नहीं? तो अपना घर पे उगाओ एंड फिर वही केमिकल फ्री चीजें खाओ। एंड अगर मिल भी रही है अच्छा तो खाते नहीं है, सब्जी नहीं खाना, ये नहीं खाना, हमें तो बर्गर पेस्ट्री ये सारा खाना है। खाओ, सब कुछ खाओ, बट वो सारी चीजें कम खाया करो। अब लोगों का देखना डेली टिफिन में पेस्ट्री बर्गर ये सारा होता है, तो क्यों वो खाना, ये हेल्दी खाना खाओ, वीकेंड में कुछ खाओ अपना। ठीक है, फिर घूमना फिरना है नहीं, चेयर टेबल में बैठ के सारा काम रहता है। आप ऑफिस भी जाते हो तो हाँ, कैब से ऑफिस चले गए, फिर एसी में बैठकर आप काम कर रहे हो कुछ भी, तो चलना होता नहीं, एक्सरसाइज होता नहीं, टाइम मिलता नहीं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, बाकी स्मोकिंग गंदी आदतें तो होती है, नींद नहीं आना, ये सारी चीज़ें अगर होगी तो नींद कहाँ से आएगी? हार्मोनल जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे भी नींद जाती है, हेल्थ कंडीशन की वजह से भी जाती है, साथ साथ आता है ओबिसिटी, पीसीओएस। तो ये सब के चलते ये सारी इनफर्टिलिटी कम है। तो देखो ऐसा देखा जाए तो असम की जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है ना वो घटी है, मीन्स 20, पहले 43% था, इस साल दैट इज 2019 से 21 के बीच वाला सर्वे में आया कि 29.7, मतलब 43 से कितना तो घटा है, वो अच्छी बात है। लेकिन आपको ये पता करना है कि असम फिर भी राइजिंग इनफर्टिलिटी में है ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे, कि ठीक है लास्ट टाइम से तो वो घटा है, बट ऑल इंडिया लेवल पे देखो तो वो हमेशा बढ़ ही रहा है। तो वो अच्छी चीज तो है नहीं। तो ये होता क्या, सेकेंडरी और प्राइमरी इनफर्टिलिटी,
प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होता है कि किसी ने अब तक कंसीव किया ही नहीं, मतलब अब तक प्रेग्नेंट हुई ही नहीं। अगर कोई विमेन है, शादी हो चुकी है, वो अगर अब तक प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है, नहीं कर पा रही है ड्यू टू ऑल दिस इश्यूज, देन शी विल बी काउंटेड अंडर प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी कौन है? सेकेंडरी वो होते हैं जिनका पहला एक बच्चा हुआ या प्रेगनेंसी हुई पहले, लेकिन उसके बाद और नहीं प्रेग्नेंट हो पा रही है, इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर प्रीवियस प्रेगनेंसी। ठीक, एक के बाद दूसरा नहीं हो रहा है, तो यही होती है सेकेंडरी। तो असम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में रेटिंग कम तो हुई है, विच इज अ गुड न्यूज, बट देन ओवरऑल राइज तो कर रहा है, घट नहीं रहा। ठीक है, तो यही है कि इनफर्टिलिटी अभी एक साइलेंट एपिडेमिक बन गया, कि ये विमेन की रिप्रोडक्टिव राइट्स के साथ खेलता है। डेमोग्राफिक ट्रेंड घटेगा ना, अब प्रेग्नेंट नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, तो डेमोग्राफिक ट्रेंड। देन मेंटल हेल्थ, विमेन की मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ जाती है इसके चलते, क्योंकि हार्मोनल चीजें जो होती है, ये सारी चीजें तो मेंटल हेल्थ बिगाड़ती है। प्लस सोसाइटी, अगर बच्चे नहीं होते तो सोसाइटी तो मतलब जीना आराम ही कर देंगे, ऐसे भी रहते हैं बहुत सेक्शन में, ऐसा होता है आज भी। ऐसा नहीं है कि अभी लाइफस्टाइल सबका चेंज हो गया, मॉडर्न आ गया, मॉडर्निज्म आ गया, फेमिनिज्म के बारे में सबको पता है, तो किसी को, विमेन को प्रॉब्लम ही नहीं होती। नहीं होती है, आज भी होती है घर घर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के चलते मेंटल हेल्थ भी बहुत बिगड़ता है। तो ये ऑथर यहाँ पे जो भी एक्सपर्ट कहते हैं, एक्सपर्ट ने न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये कहा है कि इनवर्ट, ये जो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एग फ्रीजिंग, जेनेटिक स्क्रीनिंग टेक्निक्स, ये सारे कुछ चीज़ें हो सकती है जिससे हम इन सब का इलाज तो कर सकते हैं। ठीक है, बट देन वी ऑल नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या होगा कल को वो हमें नहीं पता, जो होना है वो होगा, बट आपके हाथ में जो है वो तो करो प्रिवेंशन। फास्ट फूड थोड़ा सा कम खाया करो, मंथ में एक दो बार खा लो। अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा कुछ हुआ तो अपने आप को रिवर्ट दे दो। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट, चाहे 15 मिनट ही करो, कुछ तो करो। 15 मिनट करोगे तो हफ्ते में 15 × 7 तो होगा, नहीं तो 15 × 0 हो रहा है अब तक। टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा बोलकर। ठीक, तो अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, ये करना है आपको ये 1 साल। देन नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि ऑन जुलाई 24 to 25 25 द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टेबल्ड अ रेजोल्यूशन इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। किस चीज़ के लिए? फॉर सीकिंग अप्रूवल फॉर 6 month एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया था मणिपुर में कब? 13 फरवरी 2025, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी थी, सीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया था। लेकिन फिर भी एथनिक अनरेस्ट जो है बिटवीन वहाँ के जो कम्युनिटीज़ है, मेटिक एंड कुकीज़ो कम्युनिटीज़ के बीच में, मई 2023 से ये सारे एथनिक अनरेस्ट हो ही रहे हैं। तो इससे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिले, डेथ्स देखने को मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिला। तो अभी इसलिए सरकार का कहना है कि हमें और इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल 356 अगेन लक्ष्मीकांत में आज जाके ये वाला सेक्शन पूरा करो। ठीक है, ये होता क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पावर मिल जाता है, अगर स्टेट जो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाता है। यहाँ पे सीएम ने रेजिग्नेशन दे दिया तो हम यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ करने के लिए प्रोक्लेमेशन नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल। 6 महीने के लिए लग गया, तो अभी फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड करने के लिए इसलिए फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप खुद से ही करते जाओगे, एक बार लग गया तो फिर और किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, एवरी 6 मंथ आपको फिर से परमिशन लेनी होती है, एंड मैक्सिमम 3 years तक चल सकती है कोई भी प्रेसिडेंट रूल। एंड ऐसा नहीं है कि स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली कंपोजिशन है वो चली जाती है, वो छोड़ देती है, वो रहता नहीं है, चलता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो वैलिड रहता है। लेकिन कोई सेशंस नहीं होते, क्योंकि डिसीजन सेंटर अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर के द्वारा ही लिया जाता है, क्योंकि सेंटर पावर में आ जाता है। तो ये चीज़ आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैटिक। तो आपको लक्ष्मीकांत में जाके आज ये पढ़ना है। ठीक है, साइड में ये वाला न्यूज़ अपडेट लिख देना, ताकि एग्जाम में 356 रिलेटेड मेंस में कुछ भी क्वेश्चन आए तो ये रिसेंट एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक, तो हर एग्जाम्पल जो मैं बोलती हूँ स्टैटिक के साइड में कुछ आप लिखो, ये हर प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के भी एग्जाम्पल लिखते जाओ, ताकि स्टैटिक पढ़ते जाओगे तो दिमाग में वो सब रहेगा। हम्म, तो ये सब देखो, चीजें तो ठीक है, लेकिन हर चीज में चैलेंज पॉजिटिव निगेटिव आता है। तो ये जो गवर्नमेंट जो रिपोर्ट, गवर्नमेंट जो यहाँ पे डिसीजंस लेते, गवर्नर जो लेते हैं या सेंटर अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर, तो इससे क्या होता है, कई बार बहुत ही क्रिटिक्स आ जाता है कि फेडरल स्पिरिट हमारी गलत जा रही है, स्टेट अपना कुछ ले नहीं पा रहे हैं, पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन अलाउ ओवरसाइट हो जाती है। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू एक्सेसिव सेंट्रल कंट्रोल अंडरमाइंस फेडरल स्टेट, कि सेंट्रल का कंट्रोल आने पे स्टेट की जो
ऑथोरिटी है वो घट जाती है। तो ये सारा चैलेंजेस आता है, लेकिन फिर अच्छा भी है कि लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चाहिए ना, क्योंकि सेंटर अगर इस चीज में प्रेसिडेंट रूल हेल्प कर रहा है ना, यूनिफाई कमांड, एकजुट होके, एक अगर गार्जियन रहता है हमारे घर पे तो वो जो डिसीजन लेता है तो वो यूनिफाई करके क्या होता है, हमारी सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एनहांस करने में काम आता है। तो इसी तरीके से हर चीज का पॉजिटिव निगेटिव तो होता है। देन ये लक्ष्मीकांत किताब में आज ही जाके पढ़ना, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक। एंड यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल लिख देना साइड में मेंस में, ताकि आप कोट कर सको। ठीक है। अब जो नेक्स्ट न्यूज है हमारा वो ये है कि ऑन 25 जुलाई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू announced that a bipartisan motion to remove Justice यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज है उनको हटाने के लिए लोकसभा में मोशन चालू हुए। ठीक है। तो ये तो देखो क्यों हुआ, क्योंकि उनके घर पे आग लगने के वजह से, फायर इंसिडेंट की वजह से उनके घर में बहुत सारी कैश रिकवर हुई। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किए थे 3 जज पैनल, एंड उससे पता चला द पैनल फाउंड सीरियस मिसकंडक्ट। तो पैनल ने कहा कि इसमें पार्लियामेंट्री एक्शन की जरूरत है। तो ये कौन सा, सॉरी, ये आर्टिकल रिमूवल ऑफ जजेस की आर्टिकल कौन सा, 124 एंड 218। तो ऐसे आर्टिकल नहीं याद रखा करो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सीधा आ जाता है। इस बार भी एपीएससी में क्वेश्चन ऐसा आया था। तो जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो रिमूव किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा भी। हम तो कहते हैं ना जुडिशियरी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशियरी, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन साथ में काम भी करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है ना तीनों का देख रेख, तभी तो हमारा इसमें अकाउंटेबिलिटी बना रहता है। तो पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है जजेस को ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी थ्रू इम्पीचमेंट। तो ये आर्टिकल जाके आज पढ़ना। ठीक है। देखो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो भी आ रहे हैं इन दिनों, स्टैटिक का मैं बोल रही हूँ तो वो पार्ट आप पढ़ रहे हो, आज ये भी पढ़ लोगे। तो देखो बहुत सारी चीजें आपकी डेली न्यूज़पेपर के साथ ना स्टैटिक भी कवर होती जा रही है। तो एंड ऑफ द डे जब आपका, जब सही में पॉलिटी टाइम टेबल के हिसाब से आएगा ये चैप्टर पढ़ने का, तब आप सोचोगे आधा तो मेरी पढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो यू विल फील गुड एंड दैट विल गिव यू हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, जो भी चाहिए एग्जाम में। हम्म। तो ये जो प्रोसीड्यूर है ये अलाइन करता है विद जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। वो क्या होता है, वो पावर देता है लोअर हाउस को टू इनिशिएट सच मोशन एंड देन रेफर टू राज्यसभा फॉर कंकरेंस। तो ये जजेस इंक्वायरी एक्ट ये एक प्रोसीजर है जिसमें मोशन, जो यहाँ पे हम कहें ना कि लोअर हाउस में मोशन ला सकते हैं, लेकिन वहां पे मेंबर्स की कितने कितने जन का सहमति होना चाहिए, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, और राज्यसभा में ग्रेटर देन इक्वल टू 50। एंड फिर उसमें इंक्वायरी कमेटी फॉर्म किया जाता है एंड फिर ये सारा इनिशिएट किया है। पहले लोकसभा इनिशिएट करता है, देन राज्यसभा को भेजता है कंकरेंस की, हाँ अभी अभी देख लो। तो एज हमने देखा है कि 100 एमपीज लोकसभा और 15 एमपीज लोग चाहिए रिमूवल प्रोसीडिंग्स को चलाने के लिए। तो अभी वाला जो केस है उसमें लोकसभा में ऑलरेडी 145 टू 52 सिग्नेचर्स हो चुकी है। राज्यसभा में 63 लोगों ने अपोज किया था, सॉरी, इस चीज के लिए सिग्नेचर किया था, लेकिन मोर देन 50 है, ठीक है 63, लेकिन फिर भी ये फॉर्मली एडमिटेड नहीं किया गया क्योंकि उसमें कुछ प्रोसीड्यूरल लैप्स है। ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, फैक्ट्स। तो अभी जो स्पीकर है ओम बिरला, हमने यहाँ पे कहा ना कि फिर कमेटी फॉर्म होगी, तो उन्होंने इसलिए ही इज एक्सपेक्टेड टू अपॉइंट ए 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी। कौन कौन रहता है वहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, देन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड ए डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट विद इन 8 to 10 डेज के अंदर वो अभी ये फॉर्म करेंगे। ठीक है। तो अभी मोशन एडमिटेड होने के बाद कमेटी फिर इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट करेगी, एंड फिर रिमूवल इंक्वायरीज रिक्वेस्ट। रिमूवल अगर करना है तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जहाँ पे 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो स्पेशल मेजोरिटी के चलते रिमूवल प्रोसेस होगी। तो ऑल दीज आर प्रोसेस जो मेंशन है लक्ष्मीकांत में। तो आज जाके लक्ष्मीकांत में रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट देखो, और सुप्रीम कोर्ट भी साथ में देखना, क्योंकि 19-20 का ही फर्क होता है, तो देखना हो। ठीक है। इसी के साथ ये वाला एमसीक्यू जरूर से सॉल्व करना। देन दूसरा न्यूज जो हमारा है वो ये है कि द दिल्ली हाई कोर्ट इशूड मल्टीपल डायरेक्शन टू दिल्ली गवर्नमेंट कंसर्निंग द पुअर कंडीशन ऑफ वन स्टॉप सेंटर सेटअप अंडर वन स्टॉप सेंटर स्कीम टू एड वुमेन impacted
affected by violence। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था ये स्कीम? वन स्टॉप सेंटर स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंटीग्रल सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू वुमेन जो भी वायलेंस से अफेक्टेड होते हैं इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस बोथ, चाहे वो फैमिली से हो, कम्युनिटी से हो, वर्क प्लेस सेटिंग, किसी भी चीज में हो। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर है इसे हम सखी सेंटर भी कहते हैं। एंड it is 100% centrally funded through Nirbhaya fund implemented by state and union territory governments। तो ये करता क्या है? ये इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म एक्सेस देता है मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सर्विस, ताकि देखो इमरजेंसी रेस्क्यू इंक्लूडिंग पुलिस असिस्टेंट दिया जाएगा, मेडिकल एड दिया जाएगा कि ट्रीटमेंट रेफरल सर्विस जो भी रहता है, देन जो भी लीगल प्रोसीड्यूर्स होता है, एफआईआर फाइलिंग, लीगल एडवाइस बाय नालसा, साइको काउंसलिंग, ठीक है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए। देन टेम्पररी शेल्टर भी अगर दिया जाता है अगर उनकी ज़रूरत है, शॉर्ट स्टे फैसिलिटी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर रिमोट एंड मेडिकल कंसल्टेशन, ये भी है। तो इट सपोर्ट्स ऑल द वुमेन एंड गर्ल इंक्लूडिंग दोज बिलो 18 ईयर्स। तो सब वुमेन एंड गर्ल्स को ये टारगेट करता है, ये बेनिफिट मिलता है रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कुछ भी। It is linked to the Juvenile Justice Act and POSCO Act to ensure protection for minor girls too। तो ये ऐसा कहा जाता है कि मीन्स स्कीम के अंडर ऐसा है कि एटलीस्ट वन स्टॉप सेंटर तो होना ही चाहिए पर डिस्ट्रिक्ट, और जहाँ पे हाई क्राइम या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे तो होना ही चाहिए, ठीक है। एंड फंड्स आर डिसबर्स्ड एज पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाया सिंगल नोडल एजेंसी एंड एसएनएस स्पर्श। तो थोड़ा ध्यान रखो, स्पर्श आता है तो ये स्कीम से रिलेटेड है, वैसा आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ऑडिटिंग किसके द्वारा किया जाता है? एज पर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नॉर्म्स अलोंग विथ स्पेशल ऑडिट बाय सिविल सोसाइटी ग्रुप। तो ये सारा विमेन के प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी विमेन रिलेटेड टॉपिक अगर आता है कि वे फॉरवर्ड गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, तो दिस कैन बी वन ऑफ द एग्जाम्पल जो लेता है गवर्नमेंट क्राइम के लिए, क्राइम अगेंस्ट विमेन, जो सपोर्ट ये सब दिया जाता है। अब देखो ये तो आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है कि वे फॉरवर्ड क्या क्या होना चाहिए, मान लो ये स्कीम के बारे में आपको याद नहीं है तो आप एग्जाम्पल पे नहीं लिख पाए, लेकिन स्कीम के अंदर क्या है वो आपको याद है, तो वो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि हमें ऐसा एक सिस्टम लाना है, ऐसा एक सखी पोर्टल बनाना चाहिए जिसमें लोगों के लिए मीन्स विमेन के लिए लॉन्ग टर्म एक्सेस मिले, मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल। तो ऐसे ना हर चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, मीन्स में कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए कनेक्ट करके पढ़ना पड़ता है। चाहे ये नाम याद ना हो तो ऐसा नहीं कि ये नाम याद ना हो तो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ ही नहीं कर सकते। वे फॉरवर्ड में ये सारा तो लिख सकते ना कि ये होना चाहिए, ऑलरेडी हुआ है तो हमें पता है कि ये तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। देन हमारा जो आज का एडिटोरियल है वो ये है कि देखो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादा तो आपको लिखने पड़ेंगे, तो स्टैटिक का आईआर आपका कंट्रोल तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक। अब एडिटोरियल में थोड़ा सा डिस्कस किया तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स, ताकि आपकी स्टैटिक के पढ़ाई में हेल्प हो। एज सच डिट्टो ये नहीं लिखना है, बट कुछ कुछ फैक्ट्स आपको जानना चाहिए। अगर एनालिसिस कुछ भी आता है कि हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी डायमेंशन क्या है, कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर इज इन न्यूज़ जो रिसेंट टॉपिक है, या पूछ भी लेंगे आपको इंटरव्यू में। तो देखो इंडिया की जो सेलिब्रेशन कारगिल विजय दिवस, ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री ऑफ 1999 नहीं है, बट ये स्ट्रगल है अगेंस्ट पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजी, उसका जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर, स्ट्रेटेजिक डिसीट, ये सारा रहता है इसके। तो अभी अगर हम देखें 1947 से लेके अभी जो 2025 ऑपरेशन सिंदूर, ये दिखा जाता है कि इंडिया की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में सुधार तो आया है, बहुत सारी चेंजेस आई, और भी रीथिंकिंग की ज़रूरत है। अब हिस्टोरिकल डायमेंशन अगर देखें तो ऑथर कहता है कि पार्टीशन लेगेसी एंड टू नेशन थ्योरी, जो कम्युनल डिवीजन किया था, बहुत सारे डिस्ट्रस्ट, टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट हुए थे, ट्राइबल इन्वेंशन हुए थे 1947, बहुत लोग मारे गए थे कम्युनल, ये सारी चीज़ों को लेकर। कन्वेंशनल वॉर तो देखा ही गया 1947 वाला, 1965 वाला, देन बांग्लादेश लिबरेशन, तो सारी चीज़ें ये सब हमने देखा है कि कितने सारे वॉर्स तो हुए हैं, डिस्टर्बेंस हुए हैं। देन जिया उल हक एरा, इसमें इस्लामिक रेडिकलाइजेशन देखा गया, प्रॉक्सी वर्ड स्टेट पॉलिसी यूजिंग नॉन स्टेट एक्टर ट्रेंड इन पाकिस्तान टेररिज्म के लिए, वो तो कितना काम करते हैं वो हम सबको पता है। अभी कंटेम्पररी ऑफ प्रॉक्सी वर्ड स्ट्रेटेजी हमारा क्या है, देखो कारगिल वॉर के बाद
बिट्रेल हुआ था हमारे साथ। हम पीस एफर्ट हमेशा करना चाहते हैं लाहौर समिट में। हमने उनको बताया भी पाकिस्तान को कि देखो टेरर अटैक्स हो रहे हैं, टेररिस्ट आपके वहाँ से फंडिंग हो रही है, हमने प्रूफ भी दिए। उन्होंने कहा हाँ चलो चलो साथ में हम पीस एफर्ट्स करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे टेररिज्म को एंड करने का। बट उन्होंने हमेशा हमारे रिपोर्ट्स जो भी हम प्रूफ देते हैं उसको मिटाकर वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक गुड इमेज बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिट्रेल हमें मिली है। टेरर अटैक्स हुए हैं, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक, उड़ी अटैक, पुलवामा। तो उसके बाद इंडिया ने जब देखा कि हाँ भाई मतलब पीस टॉक से तो कुछ फायदा होता नहीं, वो तो धोखा देता है, हमसे प्रूफ लेता है, प्रूफ मिटा देता है, दूसरे प्रूफ को मैनिपुलेट कर देता है। तो इंडिया ने रिस्पॉन्स फिर चालू थोड़ा सा चेंज किया। इंडिया ने अपना जो स्टैंड है उसने भी चालू किया। क्या? सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंधु। क्योंकि हमारे लिए टेररिज्म इज एक्ट ऑफ वॉर, तो हम तो अपने लोगों को मरने नहीं दे सकते ना। तो हमने पीस टॉक कोशिश तो की बट नहीं हुआ, तो हमने भी अपनी कुछ चीज़ों को अपनी भाषा में आंसर देना ज़रूरी हो जाता है। तो पाकिस्तान की जो बिहेवियरल पैटर्न देखा जाए, वो क्या कर रहा है, वो डबल गेम खेलता है कि हाँ हमें कहता है कि हाँ हम आपके साथ है, पीस टॉक करते हैं, चलिए पहले ऐसा किया हुआ है, लेकिन फिर वो टेररिस्ट को वहां से खत्म तो करता नहीं है। और हम अगर खत्म करते हैं तो उस चीज को वो इस बार देखे थे ना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो टेररिस्ट मर गए थे उनके वहां भी जाके वो स्टेट ऑनर्स दे रहे थे उनको। तो वो डबल गेम खेलता है। इकोनॉमिक बेलवर्ड्स कि हम जो उनको इंटरनेशनल लेवल में दिखा रहे कि टेररिस्ट उनके वहां से आके ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो वो फिर आईएमएफ से लोन वगैरह रह के, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बेहाल हो जाती है, फिर आईएमएफ से पैसे लेके भी वो अपना चलाते हैं। वेस्टर्न इंटेलिजेंस, अभी देखो यूएस वगैरह सारे अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे ही फोकस करते हैं। वो फिर आर्मी चीफ जो वहाँ के हैं पाकिस्तान के, असीम मुनीर, उनके साथ भी वो भाव देते हैं, उनको भी भाव देते हैं, ताकि मतलब वो अच्छी दोस्ती निभाती है। तो ये सारी चीज़ों से इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को एक क्लीन चिट कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो चैलेंजेस तो है कि ग्लोबल कंडेमेशन ये है नहीं, क्योंकि यूएस भी साथ देता है कहीं ना कहीं। चाइना पाकिस्तान नेक्सस, तो चाइना पाकिस्तान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन वगैरह देता है, तो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज तो है ही, टेररिज्म सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, टेररिज्म तो खत्म हो करते नहीं है पाकिस्तान, इसके खिलाफ कुछ लड़ते नहीं है। तो ये तो चैलेंजेस है। तो हमें ऑथर कहता है कि और ज़्यादा डिटरेंस स्ट्रेंथन करनी होगी, कि हम और ज़्यादा सर्जिकल प्रिसाइशन, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग करें। इसलिए हमने देखा है बॉर्डर सिक्योरिटी डिफेंस वाला जो भी एडिटोरियल हमने लास्ट 2 डेज में पढ़ा है वह हम कर भी रहे हैं। ग्लोबल एंगेजमेंट करें प्रोएक्टिवली, जिससे हम डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर सके, उनकी टेरर लिंक्स को एक्सपोज कर सके। ये सब में हमें काम करना पड़ेगा। इंटरनल कोहेरेंस रिइंफोर्स, कि हम नेशनल यूनिटी अपने यहाँ पे अवेयरनेस फैलाए, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन करें, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की मदद से हम दिखा पाए कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग करें। कंप्लायंस डॉक्ट्रिन की कॉस्ट ऑफ टेररिज्म जो होता है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए उन पे, वाटर डिप्लोमेसी इस बार हमने किया भी था, है ना। तो ये सारा चीज हम करें ताकि उसको इकोनॉमिकली वीक कर सके, बहुत चीजें, ताकि वो सुधरे। ठीक है। लेकिन अब देखो कुछ चीजें तो सुधरती है नहीं। तो इंडिया को एक ऑथर कहता है कि मल्टी प्रोंग डॉक्ट्रिन, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, डिप्लोमेटिक असर्टिवनेस हो और नेशनल रेजिलियंस हो, ऐसा कुछ करना है जिससे हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके। एंड ये सारे जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये एक हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है जो अलाइन करती है इंडियाज विजन 2047। आगे आने वाले दिनों में ऐसे और भी करने तो है। तो ये बस एक बेसिक आइडिया है इंडिया पाकिस्तान, ये स्टैटिक ही है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि नया है। हाँ ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन तो ये हिस्ट्री में छप गया ना, ऑपरेशन सिंदूर इज सच एन इम्पोर्टेंट हमारा क्या आंसर टू आंसर अगेंस्ट टेररिज्म, है कि नहीं। तो ये सारा आप पढ़ोगे जब, तो यहाँ से कुछ अगर फैक्ट्स आपको नए मिलते हैं तो यू शुड हैव दैट आइडिया, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा। तो एज अ सैटरडे है तो हमारा मैप तो पढ़ाई करना बनता है। तो डिब्री साइकोआ न्यूज नेशनल पार्क इन न्यूज दिस वीक, ओरंग नेशनल पार्क भी था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, पहले तो ये नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ऐसा आ जाएगा, तो आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले डिब्री साइकोआ, फिर देहांग पेटकाई थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ काजीरंगा, फिर नामेरी, फिर ओडांग, फिर मानस, फिर रायमोना। ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी ध्यान रखना। ठीक। एंड साथ में यहाँ पे दिहांग पेटकाई की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तो है ना, तो ये थोड़ा याद रखना। ठीक है। फिर यहाँ पे बेरजान बोराजान पोदुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। फिर यहाँ होलोंग पार गिबन, होलोंगा पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो किसके पास है, कौन से आ जाएगा एग्जाम में, ये डिब्री साइकोआ के पास है, तो मार्क कराओगे तो गलत होगा।
है ना, नामबोट डोइरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन गरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईस्ट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मरात लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अमचांग पोबितरा। तो ये किसके पास है, कौन से नेशनल पार्क के पास है, थोड़ा सा आपको जानना है। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि नहीं, बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बारनोदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये थोड़ा नाम याद रखना है। नेशनल पार्क तो हम सब याद रखते हैं, बट उसके पास में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी आपको थोड़ा जानना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको लगेगा कि मैम काजीरंगा तो न्यूज में था, काजीरंगा पढ़ के गया मैं, बाकी तो मुझे क्यों पढ़ना है, न्यूज में नहीं था। नहीं, काजीरंगा न्यूज में है तो आपको उसके आसपास क्या है वो भी जानना है, बीइंग एन एस्पिरेंट, है ना। फ्यूचर में आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिली है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पे मान लो कुछ इशू हो गया, आपको जाना है, आपको अगर लोकेशन ही पता नहीं होगा आप तो इधर चले जाओगे। हाँ, बोलोगे कि हाँ मैम गाइड तो रहेंगे ना, वहाँ के लोकल लोग रहेंगे, लेके जाएंगे, बट ठीक है ना, आपको भी जानना है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है यही सारी चीजें, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्या पढ़ना पड़ता है, नहीं तो जाके पता नहीं क्या पढ़ने बैठ जाओगे। ठीक है, तो ये लोकेशंस थोड़ा दिमाग में रखना। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कमचटका पेनिनसुला। यही पढ़ा था ना हमने फर्स्ट स्लाइड में, मैंने आपको पूछा था आज स्टार्टिंग में कि कौन सा पेनिनसुला, नाम अगर याद था तो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था ना हाल ही फिलहाल में, तो कहाँ पे, रशिया में। किस सी के बीच में, बेरिंग सी एंड दिस सी, आपको ओखोतस्क ये याद रखना है। यहाँ पेसिफिक क्वेश्चन है, आर्टिक क्वेश्चन है, लोकेशन यू शुड नो। ठीक, और रशिया के यहाँ पे कजाक, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, ये तो चलो यहाँ साउथ कोरिया, लेकिन इसका लोकेशन थोड़ा आपको जानना है, कौन सा सी कौन सा वाटर बॉडी पास में है, ये थोड़ा यहाँ पे आर्टिक है, तो ये थोड़ा लोकेशन याद रखो। ओके, एग्जाम में अगर ये पेनिनसुला के बारे में मेंस में भी जियोग्राफी पर्सपेक्टिव से कुछ आता है तो ये डायग्राम बस ब्रीफली भी बना दोगे ना, तो एग्जाम को लगेगा आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो उससे हाफ या 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगी। देन पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ये न्यूज में था, हमने पढ़ा था लास्ट वीक, तो ये अभी देखना है कि इसका जो ये आइलैंड कंट्री है लोकेटेड कहाँ पे, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक में, और ये बॉर्डर किससे शेयर करता है, इंडोनेशिया, ये है, एंड दैट इंडोनेशिया से बॉर्डर, और इसकी जो वाटर बॉडी है ये शेयर करता है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, एंड सोलोमन आइलैंड के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो है ना, द कैपिटल क्या है इसका, पोर्ट मोर्सबाई। तो ये माउंटेनस है बट ये लो लाइंग प्लेन्स में ये लाई करता है, और ये सेल्फ गवर्नमेंट इनको दिया गया 1973 में एंड फुल इंडिपेंडेंस 1975 से। तो ये लोकेशन थोड़ा आपको जानना है कि कौन इसके वाटर बॉडीज बॉर्डर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड सोलोमन आइलैंड, एंड ये आइलैंड कंट्री जो लैंड बॉर्डर किसके साथ, इंडोनेशिया। ठीक है, तो यही है वो रीजन। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ पपुआ, हुआन गल्फ, बिस्मार्क सी, तो बिस्मार्क सी साउथ में है नॉर्थ में है, थोड़ा आपको जानना तो चाहिए। और भी थोड़ा यहाँ पे आइलैंड, न्यू आइलैंड, देन वोगनविले आइलैंड, सोलोमन आइलैंड हमने ये देखा है यहाँ पे, है कि। तो ये थोड़ा ध्यान रखो कि कौन कौन से चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, टोर स्ट्रेट, बस 2-3 बार देखोगे याद रहेगा, एग्जाम में प्रीलिम्स में आता है तो मार्क कर लोगे। ठीक है ना, न्यू ब्रिटेन, ब्रिटेन लगेगा आपको यहाँ पे, यूरोप कंट्री में होगा लेकिन ये यहाँ पे है। ठीक, तो ऐसे थोड़े ऑड वन आउट भी देखा करो। तो आज के लिए हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस यही होता है। मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे देती हूँ कि हम 4 अगस्त से डेली तो रिज्यूम करेंगे अपना। ठीक है, ये 1 वीक न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगा नहीं। इधर नेक्स्ट सैटरडे या संडे, दैट इज 2 या 3 अगस्त में मैं सारा कवर कर लूँगी 6 दिन का, और नहीं हुआ तो जो भी हमारा 4 to 9 अगस्त जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा उसमें हम पिछले के बैकलॉग्स एक एक दिन का करके कवर कर लेंगे, बट सब कवर होगा। ठीक है, तो ये 1 वीक ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहूंगी तो आपको न्यूज़पेपर ही नहीं करना, नहीं। 1 वीक में अभी जो भी हमने जून से जुलाई का अब तक जो पढ़ा है, या फिर वो भी छोड़ो, जुलाई का ही सिर्फ रिवाइज कर लो। ठीक है, एंड कोई भी कंफ्यूजन होता है किसी भी चीज़ का तो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, मैं आके आपको रिजॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो वो आप वो करना। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए सब कुछ कीजिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन, हैप्पी स्टडिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।